सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक इंटेंस भरे सीन को दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी ही एक गंदे से बदबूदार कमरे के अंदर अमेरिकन फेमस बास्केटबॉल प्लेयर शकील ओ'नील एंड डॉक्टर फिल नाम के एक एक्टर को देख पाते हैं, जो कि वो दोनों ही अपने आप को अचानक से काइंड ऑफ हॉस्टेज बना हुआ एक कमरे के अंदर पाते हैं, जिनके पैर बेसिकली बड़ी बड़ी चेनों से बंधे हुए थे। और इन दोनों को ही यहाँ पे लाने वाला बिली द पपेट नाम का एक छोटा सा बंदा होता है, ना कि जिक्सो, जिसे हम सभी ही इस समय टीवी पर देख सकते हैं। तो खैर फाइनली डॉक्टर फिल एंड शकील ओ'नील के होश में आती हैं। बिली द पपेट वो इन दोनों के साथ द गेम ऑफ डेथ नाम का एक काइंड ऑफ टॉर्चर वाला खेल खेलने का डिसाइड करता है, जिसमें ये शकील एंड डॉक्टर फिल को बताते हुए कहता है कि इस हॉल इंटायर बदबूदार कमरे के अंदर अभी इस समय कोई नर्व गैस नाम की जहरीली गैस पाइप्स के थ्रू पास आउट हो रही होती है, जिनको अगर ये सुनते रहे तो इन दोनों की ही मौत 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर ही बिना कुछ किए खड़े खड़े ही हो जाएगी। बट बिली वो दोनों को यहाँ पर एक वन लास्ट टाइम चांस देते हुए ताकि ये दोनों अपने आप को मरने से बचा सके, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन था। एक ऊपर की ही तरफ बास्केटबॉल नेट के पास 2 वायर काटने वाले कटर लगा देता है, जिनको अगर इन्होंने 30 सेकंड के अंदर अंदर किसी न किसी तरीके से उतार लिया और अपने पैरों में बंधी हुई चैनों को उससे काट लिया, तो ये दोनों ही इस गंदे से बदबूदार कमरे से जिंदा जा सकते थे। तो बस अब 2 बार शकील व डॉक्टर फिल का माथा फोड़ने के बाद और डॉक्टर फिल के मुंह से गालियां सुनने के बाद तीसरी बार जैसे तैसे एक बड़े से पत्थर से मारकर उन कटर्स को फाइनली उतार लेता है। तो उन कटर्स को ऐसे उतारने के बाद शकील एंड डॉक्टर फिल वो दोनों ही बहुत ही अच्छे से जानते थे कि ये किसी भी हालत में 15 सेकंड के अंदर अंदर इन चेन्स को नहीं काट सकते थे। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए ये दोनों ही एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो जिन्हें सुन डॉक्टर फिल वो अंदर ही अंदर इतना ज्यादा भौंकला जाते हैं कि वो गुस्से के मारे अपने उस पैर को काट लेते हैं जिसमें चेन ही नहीं बंधी हुई थी। और बस इसी के ही साथ इन दोनों की मौत उस नर्व गैस को सुनने की वजह से ठीक इस बदबूदार कमरे के अंदर ही फाइनली हो जाती हैं। अब जैसा कि मैंने आप सभी को इस सीरीज के पार्ट 2 के अंदर भी कहा था कि अब ये होल इंटायर मूवी ठीक इधर से ही बीट ऑफ आउट ऑफ सेंस होगी, तो प्लीज आप इस मूवी की हर एक चीज को इतना सीरियस मत लेना, क्योंकि ये एक पैरोडी है एंड आप सभी को ही अच्छे से पता है कि पैरोडीज कैसी होती हैं। तो बस सब सीन उस मोमेंट से चेंज होकर न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे हैं। टॉम नाम के एक बंदे के ऊपर फोकस करता है, जिसका रिसेंटली उसकी वाइफ मैरिलिन से तकरीबन 1 वीक पहले अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स हो गया होता है, सिर्फ ये रीजन से कि वो एक इनरिस्पॉन्सिबल फादर था। तो बस इसलिए ही मैरिलिन ने इसी ही बीच किसी मैथ्यू नाम के आदमी से शादी कर ली होती है, जो कि अब वो दोनों ही मिलकर अपनी लाइफ का पहला हनीमून बनाने के लिए कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जा रहे होते हैं। तो बस उसी के ही चलते मैरिलिन वो टॉम के पास आकर अपने बच्चों को इसके यहाँ छोड़ देती हैं, जिनके नाम रेचल एंड रॉबी होते हैं, बिकॉज मैथ्यू वो उन दोनों को अपने साथ इस हनीमून की ट्रिप के अंदर लेकर नहीं जाना चाहता था। तो बस इसलिए ही मैरिलिन वो अपने बच्चों को टॉम के यहाँ छोड़ देती है। वेल अगर अब हम बात करें टॉम और उसके बच्चों के आपस के रिलेशन के बारे में, तो दरअसल उनके आपस में कुछ खास ज्यादा बनती नहीं थी। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर एक होम हेल्थ सर्विस के ऊपर इंस्टेंटली फोकस होता है, जो कि किसी तरीके का बूढ़े लोगों का उनकी देखभाल करने का ऑफिस होता है। सो बाय द वे इस ऑफिस के अंदर इस कंपनी के मैनेजर, जिनका नाम मिस्टर कोची था, उनके असिस्टेंट मारिया उनको बताते हुए कहती हैं कि मिस्टर नोरिस जिन्हें आप थोड़ी ही देर में देख लोगे कि एग्जैक्टली वो कौन है, इनको इमीडिएटली उनके घर के अंदर एक केयर टेकर की जरूरत होती है, क्योंकि इससे पिछली वाली जो केयर टेकर थी उसका हाल कुछ ऐसा हो गया था। बिकॉज इसका पीछे का रीजन कुछ ऐसा था कि मिसेस नोरिस का घर वो पिछले 7-8 सालों से एक छोटे से बच्चे के भूत से श्रापित होता है, जहाँ पर जल्दी से कोई भी केयर टेकर का काम करना नहीं चाहता था, और अगर जो करता तो उसकी हालत उसे जबड़े फटे लड़की की तरह होती, जो अभी इस समय ठीक से चाय भी नहीं पी पा रही थी। तो खैर अब इन सारी बातों को सुन मिस्टर कोची वो इस टिपिकल मैटर के बारे में कुछ करते ही तो तभी ही आउट ऑफ नोवेयर अचानक से इस ऑफिस के अंदर सिंडी आ जाती है, जो कि ये बेसिकली जॉब के लिए ही आई हुई थी। तो बस अब इसे ही सरप्राइजिंग चीज को देख मिस्टर कोची, जिनके पास जैसा कि हम सभी देखते ही आ रहे हैं और कोई एम्प्लॉय था नहीं केयर टेकिंग के लिए, ये सिंडी को ही मिसेस नोरिस के घर केयर टेकिंग के लिए भेज देते हैं, ना बताते हुए कि उस घर के अंदर किसी बच्चे का भूत था, वरना ऑब्वियसली वो भी काम करने के लिए नहीं जाती। तो बस सब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर मिसेस नोरिस के घर के तरफ ही फोकस करता है, जहाँ पर सिंडी वो उनके घर के डस्टबिन के अंदर पड़े हुए वेस्टेज को ही फेंक रही थी। तो तभी ही उसी ही वक्त इसके सर पे अचानक से एक बॉल आके लग जाती है, जो कि वो बॉल पास के ही घर के बैकयार्ड में खेल रहे टॉम की होती है, जो वो अपने बेटे रोबी के साथ बेसबॉल का काइंड ऑफ कैचिंग गेम खेल रहा था। सो एनीवेज टॉम व सिंडी को ऐसे बॉल मारती है, इमीडिएटली उसके तरफ भागकर सॉरी ही बोलता। तो तभी ही टॉम को सिंडी को पहली नजर में देखती है एक काइंड
काइंड ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, बट वो उससे इस बारे में बात करने से अंदर ही अंदर हेजिटेट कर रहा था। सो मीनवाइल ठीक सामने की तरफ खड़ी सिंडी ये टॉम को यहाँ पर बताते हुए कहती है कि ये इस घर में मिस्टर नॉरिस की इसे केयर टेकर का काम करने के लिए शिफ्ट हुई होती है, और बस इतना कहते ही वो टॉम से उसके प्रोफेशन के बारे में ही पूछ रही थी। बट समहाउ दूसरी ओर टॉम वो अजीबी तरीके से हंसते हुए बिना कुछ बोले बस इसको घूरे ही जा रहा होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि टॉम वो सिंडी को पहली नजर में देखते ही लाइक करने लग गया था, बट वो इस बारे में उससे बात करने से मन ही मन कहीं न कहीं डर रहा था। तो अब सीन इस वियर्ड से कन्वर्सेशन से चेंज होकर इसी ही दिन रात को मिस्टर नॉरिस के घर के बाथरूम के अंदर फोकस करता है, जहाँ पर सिंडी वो पूरे दिन भर थक थका कर काम करने के बाद शावर वगैरह ही ले रही थी। तो तभी ही इसको शावर लेते दौरान अचानक से रियलाइज होता है कि कोई चीज इसको काफी देर से नहाते वक्त शॉकिंगली परेशान कर रही होती है, जो हम सभी ही इस वक्त अच्छे से देख भी सकते हैं। तो बस सब इसी ही क्रीपी इंसिडेंट के बारे में सिंडी वो फटाफट बाथरूम से निकल मिसेस नॉरिस के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करती है, कहते हुए कि इस घर में किसी तरीके का कोई भूत वगैरह तो नहीं रहता जो लोगों को परेशान करने की कोशिश करता हूँ। बट समहाउ सिंडी की इन बातों को सुन ठीक सामने ही बैठी मिसेस नॉरिस वो उसको उसकी पूछी हुई बातों का अनफॉर्चुनेटली जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि मिसेस नॉरिस मिर्गी से सफर कर रही होती है। तो खैर अब मिसेस नॉरिस के केयर टेकिंग का काम करने के बाद सिंडी वो अपने रूम में जाकर सोने के लिए ही जा रही थी। तो तभी ही इसको एटिक से किसी की भागने की आवाज सुनाई देती है, तो जिसे ये सुन तुरंत ही एटिक की तरफ जाकर इस वियर्ड मोमेंट के बारे में ही देख रही थी। तो उसी ही वक्त शॉकिंगली इसको ठीक अपने सामने की तरफ एक छोटा सा कोरियन बच्चा बैठा दिखाई देने को मिलता है, जो कि वो इस घर में रहने वाला शॉकिंगली वही भूत था जो किसी को भी इधर काम करने नहीं देता था, स्पेशली मिस्टर कोचेस के एम्प्लॉयज को, जिनके बारे में मैंने आपको मूवी के बीच में बताया था। तो अब सीन इंस्टेंटली यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टॉम के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर वो अपने बेटे रोबी को अपने साथ बैकयार्ड में आके फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहा था, ताकि ये अपने रिलेशन को बेटर कर सके। बट हाउएवर रोबी वो टॉम के साथ फुटबॉल खेलने से साफ मना कर देता है। तो बस इसी ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज को देखते हुए टॉम वो अंधाधुंध इस रग्बी बॉल को बिना देखे ही जोर से कई फेंक देता है, जो कि जाके सीधे वो बॉल सिंडी के माथे पे कस के लग जाती है। तो इस सडन इंसिडेंट को देख टॉम वो भागकर सिंडी के पास जाकर उसको उठा सॉरी कहते हुए अपने फीलिंग्स के बारे में ही इसको बता रहा था, जो ये कल इसको नर्वस होने के कारण नहीं कह पाया था। पर तभी ही उससे पहले अचानक से एकदम से ही मौसम खराब हो जाता है, जिसके चलते बिजली कड़कना शुरू हो जाती है, जो कि ये बिजली और कहीं से नहीं बल्कि आसमान से तो आ रही थी, बट एक पिछवाड़े जैसे बादल से निकल रही थी, जो कि अब इसके बारे में क्या बोले। तो खैर अब मौसम के जैसे तैसे साफ होते ही टॉम वो सिटी की तरफ जाकर पता करने की कोशिश करता है कि उन्हें बिजली के कड़कने के बाद से टाउन के अंदर क्या क्या नुकसान हुआ था। तो टाउन के अंदर आते ही टॉम को ठीक अपने सामने की तरफ कुछ चौंका देने वाली चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुछ कार बीच रास्ते में ही चलते चलते रुक जाती हैं, किसी का टॉयलेट के अंदर सुसु रुक जाता है, और कुछ बच्चों की साइकिल और बाइक्स वो भी चलते चलते रुक जाती हैं। तो एनीवेज टॉम वो थोड़ा सा और सिटी के अंदर जाकर इस वियर्ड मैटर के बारे में ही देख रहा था। तो तभी ही अचानक से सड़कों के अंदर से कुछ डेड ड्रॉइड्स बाहर निकल आते हैं, जिनकी एक लेजर पड़ते ही इंसान वो पूरा का पूरा गायब हो जाता था, सिवाय उनके कपड़ों को छोड़कर। तो बस फाइनली इस मूवी के एंडिंग में टॉम वो डरा डरा अपने घर के अंदर आ सिटी में हुए उस हादसे को देख सिंडी, रोबी और रेचल को कहकर खाने पीने के जितने भी सामान थे उनको पैक कर तुरंत यहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वो डेट्रॉइट कभी भी आकर इनको मार सकते थे। तो बस सिंडी वो टॉम के कहने पर भागते हुए अपने घर की तरफ जा कुछ पैकिंग वगैरह ही करती। तो तभी ही इसको ऊपर बैठा हुआ वो ही छोटा सा कोरियन बच्चा दिखता है, जिसे हम सभी ने ही लास्ट नाइट भी देखा था। ये सिंडी को यहाँ पर बस इतना ही बताते हुए कहता है कि अगर ये इस डेट्रॉइट के हमले को रोकना चाहते हैं तो बस दीवार पे बने हुए मैप पे चले जाए, जो कि वो उसके फादर के गांव से जुड़ा हुआ था जिधर वो रहते थे। तो बस सिंडी वो इमीडिएटली इस मैप को कॉपी के अंदर नोट कर फिलहाल के लिए टॉम के साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि अगर वो इसको इस बारे में बताती तो वो सिंडी की बातों पे विश्वास नहीं करता कि यह होल इंसिडेंट एक बच्चे की मौत से जुड़ा हुआ है। तो बस अब इन दोनों के अलग अलग रास्ते जाती हैं। सीन यहाँ पर सबसे पहले टॉम और उसके बच्चों के ऊपर ही फोकस होता है, जो कि ये सभी ही कार में बैठकर टाउन से बाहर ही जा रहे थे। तो तभी ही कुछ ही दूर चलते ही इनकी कार वो बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है, तो जिसके चलते इन सभी को ही अपनी कार से अनफॉर्चुनेटली उतरना पड़ता है। तो अब कार से बाहर आते ही टॉम वो इस बारे में कुछ करता ही, तो तभी ही उससे पहले ही वो डेट्रॉइट इन तीनों को अपने अंदर खींच लेता है। वेल अब टॉम और उसके बच्चे डेट्रॉइट के अंदर आखिर में कहां पर गए हैं, तो इस बारे में आप सभी को बहुत ही जल्द अपने आप ही पता चल जाएगा। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर सिंडी और ब्रेंडा के ऊपर फोकस होता है, जो कि ये दोनों उस
उस मैप को फॉलो करते हुए उस कोरियन बच्चे के फादर के गांव पहुंच जाते हैं, जिधर इनको ठीक अपने सामने की तरफ सरप्राइजली एक इजिक्यो नाम का आदमी दिखाई देने को मिलता है, जो उसी ही कोरियन बच्चे का बाप था। बट अभी इस समय सिंडी और ब्रेंडा चाहकर भी इजिक्यो से उसके बच्चे के बारे में बात नहीं कर सकते थे, आसपास इतने सारे लोगों की वजह से, क्योंकि अगर ये उससे अभी बात करने जाते तो लोचे हो जाते। तो बस इसी ही सिचुएशन को देखते हुए ये दोनों रात को इजिक्यो के केबिन में जाकर उससे बात करने का डिसाइड करते हैं। तो अब फाइनली जैसे तैसे रात होती ही ब्रेंडा और सिंडी वो दोनों मिलकर बड़ी ही चालाकी से केबिन के अंदर आ बेड पे लेटे इजिक्यो से उसके बच्चे के बारे में बात करने के लिए ही जा रहे थे। तो तभी ही उससे पहले माइकी, जो कि दिमाग से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, वो इजिक्यो के उसके पेट में चक्कू मार देता है। तो जिसके चलते इजिक्यो वो एट द मोमेंट उस पागल आदमी को गाली देकर बेड पर ही मर जाता है। तो अब इजिक्यो कैसे मरती ही ब्रेंडा और सिंडी वो दोनों मिलकर केबिन से बाहर निकल गाँव से सिटी की तरफ ही जा रहे थे। तो तभी ही वो डेट्रॉइट सिटी के लोगों को मारकर विलेज तक आ चुके थे। वो अपने सामने कुछ गाँव के लोगों के साथ ब्रेंडा और सिंडी को भी अंदर खींच लेते हैं। तो समवेयर इसे डेट्रॉइट के अंदर आती ही हम सभी ही एक बार फिर से वही गंदा सा बदबूदार कमरा देख पाते हैं, जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में डॉक्टर फिल एंड और नेल के टाइम पे देखा था, जहाँ पर अब वो बिली द पपेट नाम का बंदा टॉम और उसके बच्चों को हॉस्टेज बनाकर एक काइंड ऑफ टॉर्चर गेम खेलने का सोचता है, जिसमें वो इन दोनों को अपोजिट साइड डायरेक्शन में लटकाकर सिर्फ एक ही सिंगल चॉइस देता है कि या तो वो अपनी लाइफ को चुने या फिर अपने बच्चों की लाइफ हो, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का मरना डेफिनेटली पक्का था। बट तभी ही उसी ही वक्त बिली वो टॉम को उसके बच्चों के लिए ऐसे सेक्रीफाइस करते हुए थे तुरंत ही इस टॉर्चर गेम को बंद कर देता है और उन्हें डेट्रॉइट्स के हमले को भी। वेल आप सभी ही सोच रहे होंगे कि आखिर में किस लिए और किस रीजन की वजह से बिली मासूम लोगों को टॉर्चर किया करता था। तो वेल इसका पीछे का कारण कुछ ऐसा है कि दरअसल वो कोरियन बच्चा इजिक्यो का ना होकर शॉकिंगली बिली द पपेट का होता है, जिसका बेसिकली नाम सू था, जो कि वो एक बॉक्सिंग गेम के दौरान अनफॉर्चुनेटली दब के मर गया था। तो बस उसी के ही चलते बिली वो अपने बेटे की डेथ से डिप्रेशन और एंजाइटी में आकर लोगों को टॉर्चर करके मारा करता था। बट जब इसने टॉम को अपने बच्चों के लिए ऐसे सेक्रीफाइस करते हुए देख बिली के अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो फाइनली उनको देखकर खत्म हो जाती है। और बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी एक हिलेरियस एंड हैप्पी एंडिंग के साथ ही किधर ही एंड हो जाती है। वेल अब हम बात करें कि ये मूवी किस किस मूवी से इंस्पायर होके बनाई गई है। तो सबसे पहले नाम आता है साल 2005 में वॉर ऑफ द वर्ल्ड, साल 2004 में द विलेज, द ग्रज, $1 मिलियन बेबी, ब्रोकबैक माउंटेन एंड ऑब्वियसली इन द एंड साल 2004 में आई सो। तो वेल दोस्तों यही थी स्कैरी मूवी 4 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।